हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने मंगलौर क्षेत्र में अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। HRDA के नोटिस के बाद भी भू माफिया अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद आज 3 जगहों पर 16 बीघा से ज्यादा अवैध रूप से बनाई जा रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो बिना HRDA अप्रूव प्लॉट ना खरीदें। इससे मकान बनाते वक्त आपको कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन भूमाफिया लोगों को गुमराह कर प्लॉट बेच रहे हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक पर खनन कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा और 5 कारोबारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खनन पर रोक लगा दी थी और सभी खनन कारोबारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। वहीं हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि खनन कारोबारियों से ही वसूलने के निर्देश दिए। हालांकि इस आदेश को 5 खनन कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ खनन की अनुमति मांगी थी। देश की अदालत में और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये पाया है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने उनको नोटिस जारी किए हुए हैं और अंतरिम आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में उनके पास रेमेडी है, वो जाएं अपना पक्ष वहाँ पर रखें। और कोर्ट ने जब कोई राहत देने से इनकार कर दिया तो याचिकाएं विड्रॉ कर ली गई और डिसमिस एज विड्रॉन हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चल रहा है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पड़पड़गंज में बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी के लिए प्रचार किया। सीएम धामी ने कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की आंधी चल रही है और बीजेपी की सरकार ही बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को अपनी हार दिखने लगी है और इसलिए तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट को छोड़कर भाग गए। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, लेकिन दिल्ली का विकास रुक गया है क्योंकि यहाँ पर आपदा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम धामी ने दोहराया कि अब की बार आपदा को हटाना होगा, बीजेपी की सरकार लानी होगी। जो पिछली बार कमी और कसक रह गई थी उसे इस बार पूरा कर देना है। कि इतनी बड़ी सभा और इतना बड़ा जोश देखकर अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार यहाँ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग इस बार रवि को भारी बहुमत से जिताकर जनता की आवाज दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अभी इन्होंने बताया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो शराब घोटाले में केजरीवाल जी के, फर्जीवाल जी के जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया को ऐसी टक्कर दी थी कि सच में उनको सर्दियों के दिनों में भी पानी पीने पर मजबूर हो गए और पसीने आ गए थे। थोड़ी सी कसर रह गई थी पिछली बार। इस बार मुझे लगता है कि वो कसर आप लोग पूरी कर देंगे ना, कर देंगे सब लोग कसर पूरी। और ये बात मुझे ही नहीं, ये बात मनीष सिसोदिया उनको भी पता थी कि इस बार आप लोग ये कसर पूरी करने वाले हैं, इसीलिए वो इस सीट छोड़ के चले गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में शामिल होकर कांग्रेस नेता हरीश रावत खुश हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि 3 दिन प्रचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिल्ली में मोहल्ला लेवल पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस कार्यकर्ता सत्ता वापस लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से कह रहे हैं हमें फिर से आजमाओ। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से ये कहा गया है कि हरीश रावत कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, लेकिन जो अपने राज्य में रिजल्ट नहीं दे पाए वो दूसरे राज्य में क्या रिजल्ट देंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली में भी हरीश रावत बीजेपी की मदद करेंगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी नेता ने उनको दिल्ली बुलाया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने राज्य में कोई अच्छा रिजल्ट अपने दल को न दे सके, उसके दूसरे राज्य में क्या भूमिका हो सकती है। दिल्ली में तो कांग्रेस वैसे भी समाप्ति की ओर है और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हरीश रावत जी अब जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। पब्लिक के बीच में उनको ना पब्लिक मिलती ना बोलने के उनको कोई बिंदु होते हैं। 1 फरवरी को देश का बजट संसद में रखा जाएगा, पर उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा, इसको लेकर इस बार फिर कंफ्यूजन है। इस बार इसकी क्या वजह है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फरवरी में बजट सत्र होना है, लेकिन इस बार का सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में, इसको लेकर अभी से कंफ्यूजन है। सरकार के संकल्प के मुताबिक बजट सत्र गैरसैंण में तय होने की बात हुई। पिछले साल लोकसभा चुनाव के चलते गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हुआ, तो इस बार गैरसैंण विधानसभा बिल्डिंग में काम के चलते वहां सत्र होने की संभावना कम है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वो खुद चाहते हैं कि सत्र गैरसैंण में हो, लेकिन आखिरी फैसला स्पीकर रितु खंडूरी के रुख के बाद ही हो पाएगा। मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि ये गैरसैंण में हो, लेकिन जैसा मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वहां पे कुछ काम चल रहा है। हालांकि अभी भी मेरा मन भी है कि हम गैरसैंण में ही करें, यदि उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी तो गैरसैंण में करने का हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है। लेकिन अंतोगत्वा फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्णय भी इसमें हम लोग उनकी भी जो क्या है वहां की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए अगला निर्णय लेंगे। सरकार का रुख संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया। अब देखना होगा कि स्पीकर रितु खंडूरी क्या फैसला लेती है। वहीं गैरसैंण को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस का कहना है कि ये काम सरकार और स्पीकर का है, जहां सत्र करेंगे वहां जाएंगे। सत्र कहाँ करे ये स्पीकर और सरकार का विषय है। वो जहां भी सत्र करेंगे कांग्रेस सत्र में वहां जाएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। कांग्रेस के रुख से जो है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो शायद जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से संचालित होती है। हमारे रुख से कोई फर्क ना तो स्पीकर को पड़ता है ना सरकार को पड़ता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव वजह था, पर इस बार गैरसैंण में सत्र न करने की कोई वजह सरकार के सामने नहीं है और सत्र न होने पर जाहिर है ये सियासी मुद्दा भी बनेगा। ऐसे में सत्र गैरसैंण में हो या नहीं, ये स्पीकर का फैसला तय करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने गोल्ड मेडल का खाता खोल दिया है। वुशु गेम्स में उत्तराखंड को आज गोल्ड मेडल मिला है। उत्तराखंड के अचोम तापस को वुशु में गोल्ड मेडल मिला है, जबकि कल भी वुशु में ही उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब तक उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स में 3 मेडल जीत लिए हैं। मेडल टैली की बात करें तो उत्तराखंड इस लिस्ट में 3 मेडल के साथ 13वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कर्नाटक है, तो मणिपुर मेडल टैली में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेशनल गेम्स के लिए पिथौरागढ़ का स्पोर्ट्स कॉलेज पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार से यहां पर मुक्केबाजी के लिए प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। प्रतियोगिता में देश भर की कुल 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की मेजबानी पिथौरागढ़ को मिली है। बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होंगी। इस दौरान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सेदारी के लिए कुल 208 महिला और पुरुष बॉक्सर के साथ ही 68 ऑफिशियल्स भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 60 के करीब कोच और मैनेजर भी पहुंच गए हैं। अभी अंदर गए और उधर आज ही आए आप लोग? नहीं, कल आए। आगे बढ़ते हैं और नेशनल गेम्स की बात करते हैं, जहां पर देश भर के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। रात में संगीत संध्या की महफिलें जम रही हैं। नैनीताल में नेशनल खेलों के प्रचार प्रसार के लिए 8 जगहों पर ऐसे आयोजन हो रहे हैं। तो नैनीताल फ्लैट्स में देश भर के पर्यटक इन पलों को यादगार बना रहे हैं।
इस दौरान पहाड़ी और देश भर के गीतों का तड़का लग रहा है। हालांकि इसको प्रशासन खेल टूरिज्म से जोड़ रहा है और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि इन आयोजनों में शामिल देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का शूटिंग रेंज इंटरनेशनल शूटिंग रेंज की तर्ज पर तैयार किया गया है। ऐसे में यहां के खिलाड़ियों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कैसा है दून का इंटरनेशनल शूटिंग रेंज, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का शूटिंग रेंज अब इंटरनेशनल मानकों पर तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में यहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी शूटरों की चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है। इस रेंज में पेरिस ओलंपिक वाले इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स लगाए गए हैं, जिन्हें जर्मनी से मंगवाया गया है। शूटिंग रेंज में 10 मीटर और 25 मीटर रेंज में 60-60 टारगेट्स लगाए गए हैं, जबकि 50 मीटर की रेंज में 40 टारगेट्स हैं। यहाँ की वेंटिलेशन और शॉट्स की सटीकता के लिए कैमरा सिस्टम भी लगाया गया है। वहीं शूटरों का कहना है कि ये रेंज देश में तीसरी ऐसी रेंज है जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये जो हमारी शूटिंग रेंज बनी है, ये उत्तराखंड को खेलों में बहुत आगे लेके जाने वाली है, क्योंकि इतनी एडवांस शूटिंग रेंज इंडिया में तीसरी ही है। एडवांस में भी जो इस पे सिस्टम इंस्टॉल्ड हुए हैं वो सबसे इंस्टॉल्ड है, अभी तक इंडिया में किसी शूटिंग रेंज पे नहीं है, तो हमें बहुत खुशी है। इस तरीके के जब कंपटीशन होते हैं तो एक एटमॉस्फेयर बनता है। जब आपकी स्टेट में ये कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ के यंगस्टर देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, जितनी इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, जितना आप मीडिया कवरेज करेंगे तो उतना ही ये जनता तक फैलेगा और उतना यंगस्टर जो है, यूथ जो है, इसको तरफ अट्रैक्ट होएगा और जितना इंस्पायर होएगा और उतना ही हमारा टैलेंट जो है वो निकल के आगे आएगा। तो ये बड़ा अच्छा कंपटीशन है और आपकी स्टेट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया और अच्छा रेंज है। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेंज में एक टारगेट के साथ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और दूसरे उपकरण मिलाकर करीब 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कराना है। रेंज जो है, ऐसा शूटिंग रेंज अभी लेटेस्ट जो है वो अभी पूरे देश में कहीं नहीं है। पहले के बने हुए रेंज है, भोपाल में है, दिल्ली में है, केरल में है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं हुए और ये अभी बन गया तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम नेशनल लेवल के हम कंपटीशन कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी करा सकते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन भी करा सकते हैं। फिलहाल इस रेंज में 10 मीटर महिला पुरुष राइफल, 25 मीटर रैपिड शूटिंग, 50 मीटर राइफल महिला पुरुष और 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल रेंज है। ये रेंज दिल्ली, भोपाल और केरल के शूटिंग रेंज से बेहतर मानी जा रही है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का ये शूटिंग रेंज खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद और अवसर का केंद्र बनकर उभरा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड के सैकड़ों किसानों को अब उनकी वो जमीन वापस मिलने जा रही है जिन पर कभी सालों पहले वो चाय की खेती करते थे, और अब वो खुद फसल उगाकर लाभ कमा सकेंगे। उत्तराखंड बनने के बाद ही राज्य में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड टी बोर्ड का गठन किया गया था। बीते 2 दशकों में बोर्ड ने करीब 4000 किसानों की 1370 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती की। बदले में किसानों को 20% लाभांश दिया जाता था, लेकिन 15 साल बाद कई किसानों का एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है और बोर्ड कई किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाने जा रहा है। चमोली में 51 किसानों को 19 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। वहीं चंपावत में 4 किसानों को 9 हेक्टेयर जमीन और बागेश्वर में 348 किसानों को 181 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। जनपद नैनीताल के अंतर्गत
38 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें 56 काश्तकार, चमोली के अंतर्गत 19 हेक्टेयर में हमारे 51 काश्तकार तथा चंपावत में 9 हेक्टेयर में 4 काश्तकार हैं जिनको गार्डन वापिस किए जाने प्रस्तावित हैं। उसके अतिरिक्त बागेश्वर जो हमारा सबसे पुराना जनपद है, जिसमें हमने 93-94 में काम किया था, वहाँ पर 181 हेक्टेयर में 348 काश्तकार हैं। जिन किसानों को उनकी जमीन वापस मिलने वाली है, उनके पास भी दो रास्ते हैं। या तो वो खुद ही उस जमीन पर खेती करें या फिर से उत्तराखंड टी बोर्ड के साथ नए सिरे से एक एग्रीमेंट कर लें, जिसके बाद बोर्ड उस पर खेती करेगा और लाभांश किसानों को देगा। कि वो 15 साल के उसमें एग्रीमेंट हुआ था, तो वो लीज अब खत्म होने जा रही है, तो काश्तकारों को हम अब दोबारा से एग्रीमेंट करना है, चाहे वो अपना स्वयं भी उसमें कहते हैं टी बोर्ड में अपना खेतों में अपने खेतों में करके अपना स्वयं भी कार्य कर सकते हैं। हमारा बागान सन 2007 में खोला गया था, जिसको आज 15 साल पूरे होने को आ गए हैं, और जिससे कि बोर्ड द्वारा वापसी होने की संभावना है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पत्तियां दाम बढ़ा के मिले। बोर्ड द्वारा हमारा बागान सन 2006 में लगाया गया था, और अब हमारे बागान को 15 साल पूरे हो चुके हैं, और अब बगीच वापिस होने की संभावना है या हो रहे हैं, और हमें इसमें काम मतलब सहायता चाहिए। जिस समय ये योजना शुरू की गई थी, उस समय कई खेत बंजर पड़े थे, जिसे सरकार ने उपजाऊ बनाकर उस पर खेती की और चाय के बागान तैयार किए गए। अब 15 साल बाद फिर से कई किसानों को बंजर खेतों के बदले लहलहाते चाय बागान मिल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।